हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अ, घटना चक्र का सामान्य ज्ञान का एक नया बुक 2025 में आया है, उसको हम पढ़ेंगे। और उसमें आज हम लोग इतिहास का भाग पढ़ेंगे, जिसमें हम इतिहास का विभाजन भाग को पढ़ेंगे। इस बुक की खास बात यह है कि इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उसको डायरेक्टली लिखा हुआ है कि किस एग्जाम में आए हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूपी पीसीएस का एग्जाम, सॉरी, यूके पीसीएस जो है उसमें आया हुआ है। देखिए यहाँ पर ढक जा रहा है, इससे तो मैं आगे बता आपको दिख जाएगा। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और आप लोग भी जुड़िए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्राचीन भारतीय इतिहास की विशद सामग्री को समझने योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में बांटा है। एक प्रागैतिहासिक काल, दूसरा अर्ध ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल में क्या है कि इस काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों से ही ज्ञात होता है, क्योंकि इस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। क्या क्या है? पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। ठीक है, तीसरा क्या है? नवपाषाण काल है। कलर चेंज कर लेते हैं। अरे यार, ये दोनों यहीं पे आ जा रहे हैं। इसमें हम रेड कलर को कर देते हैं। चलिए पढ़ते हैं। तो क्या बोल रहे थे हम कि पहला पूरा पाषाण काल हो गया। पहला पूरा पाषाण काल हो गया, दूसरा हो गया मध्य पाषाण काल, तीसरा हो गया नव पाषाण काल। तो प्रथम मानव जीवाश्म नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए थे। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रथम मानव जीवाश्म नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए, ये पहला। दूसरा, पुरातात्विक काल को उपकरणों को भिन्नता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। एक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और एक उच्चतर पाषाण काल। ठीक है। भीमबेटका की गुफा चित्र जो है वो पूरा पाषाण कालीन है। ठीक है, पूरा पाषाण काल, इसमें हम लोग 3 भाग में बांटे थे पाषाण काल को, उसमें से पूरा पाषाण काल का है भीमबेटका की गुफा है। दूसरा, पहिए का प्रयोग जो है नव पाषाण काल में हुआ था। कृषि का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ था और साथ में आग का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ था। तो 3 चीज को याद रखेंगे, पहिया, कृषि और आग। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कृषि मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में बोलेगा तो लहुरा देव। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं। मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज क्या था? जौ था। जौ था, इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए यूपी पीसीएस में आया हुआ है। मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज जो था वो जौ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नवपाषाण युगीन प्राचीन बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ में है। जो नवपाषाण युगीन प्राचीन बस्तियां हैं, वो जो नवपाषाण की है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ में है, और मेहरगढ़ से ही कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन का प्रारंभ मध्यकाल में हुआ है। ठीक है, पशुपालन का प्रारंभ मध्यकाल में हुआ है। जबकि एक हो गया कृषि, कृषि हो गया, आग हो गया और पहिया, ये नवपाषाण काल में हुआ। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, नर्मदापुर मध्य प्रदेश तथा बागौर भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण कालीन महदाह प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी और सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए। ये यूपीपी से 2010 का क्वेश्चन है कि कहाँ से मतलब हड्डी और सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो और ये मध्य पाषाण काल के हैं। ठीक है, मध्य पाषाण काल के और महदाह प्रतापगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है, और गर्तावास के साक्ष्य भी बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है। ये दोनों क्वेश्चन आया हुआ है, देख लीजिए यूपी पीसीएस यूपी लोअर में। अलेक्जेंडर री ए एच
लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वॉल्टर इलियट पुरातात्विक उत्खनन के लिए प्रसिद्ध थे, जिन्होंने मुख्य रूप से दक्षिण भारत के इतिहास के क्षेत्र में दक्षिण भारत के इतिहास के क्षेत्र में काम किया था। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है इसका क्वेश्चन में कि पूछा जाएगा कि कौन कौन से वैज्ञानिकों ने दक्षिण भारत के इतिहास को जानने में और उसके उत्खनन में अपना सहयोग दिया था। तो अलेक्जेंडर री, एएच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वॉल्टर इलियट। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल वो होता है जिसमें लेखन कला का विकास तो हो चुका होता है, लेकिन इस काल की लिपि को पढ़ने में अभी सफलता नहीं मिली है। ठीक है। तो इस काल के इतिहास की जानकारी साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों स्रोत उपलब्ध हैं, जिसमें से वैदिक सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता को इस काल में रखा जाता है, आदि ऐतिहासिक काल में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे है कि गौरिक और एवं कृष्णा लोहित मृदभांड संस्कृति इसी काल से संबंधित है। जिसमें पूछा जाएगा कि वो आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है, तो ये क्वेश्चन कि गौरिक और कृषि लोहित मृदभांड संस्कृति इसी काल से संबंधित है। ठीक है। गौरिक और कृषि लोहित मृदभांड। आगे बढ़ते हैं हम ऐतिहासिक काल। इस काल की जानकारी हेतु साहित्य और पुरातात्विक तथा विदेशी विदेशी लेखकों के वर्णन मुख्य स्रोत है। ठीक है। सी, जिसमें हम ऐतिहासिक काल को पढ़ते हैं। और फिर हम तीसरा इसमें है कि हम ताम्रपाषाण काल को पढ़ रहे हैं। तो ताम्रपाषाण काल में हम देखेंगे कि इसके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है बुक में। जिस काल में मनुष्य ने पत्थर एवं तांबे के औजार का साथ साथ प्रयोग किया, उस काल को ताम्रपाषाणिक काल कहा। इसको कैल्कोलिथिक काल भी कहा जाता है। ठीक है। कैल्कोलिथिक, ये बीपीएससी में आया हुआ है क्वेश्चन कि ताम्रपाषाण काल को एक और किस नाम से जाना जाता है, तो कैल्कोलिथिक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग औजार बनाने में किया गया था। सबसे पहले तांबा धातु का यूज किया गया था औजार बनाने में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में ताम्रपाषाण अवस्था भारत में ताम्रपाषाण अवस्था में मुख्य क्षेत्र अवस्था के मुख्य क्षेत्र कौन से हैं? दक्षिण पूर्वी राजस्थान, जिसमें अहाड़ और गिलूंद है। दूसरा पश्चिम मध्य प्रदेश, मालवा। पश्चिम मध्य प्रदेश में आता है मालवा, कैथा और एरन। पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी भारत। मतलब ताम्रपाषाण की अवस्था का क्षेत्र बताया जा रहा है कि दक्षिण पूर्व का राजस्थान है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान है, पश्चिम मध्य प्रदेश है और पश्चिम महाराष्ट्र है और दक्षिण पूर्व भारत है। मालवा मृदभांड ताम्रपाषाण मृदभांडों के उत्कृष्टतम माने जाते हैं। मतलब जो मालवा मृदभांड है उसको ताम्रपाषाण मृदभांडों में सबसे उत्कृष्ट माना जाता है। मालवा का जो था मृदभांड, जो तांबा से बना हुआ था, वो सबसे उत्कृष्ट माना जाता है। जारवे स्थल में सबसे बड़ा दैमाबाद है। जारवे स्थल में सबसे बड़ा क्या है? दैमाबाद है। आहड़ का प्राचीन नाम ताम्बवती और तांबा वाली जगह है। आहड़ का प्राचीन नाम, जो आहड़ जो है वो दक्षिण पूर्वी राजस्थान का एरिया है। वहाँ पे इतनी तांबा ही मिलती थी ना कि उसका नाम भी ताम्बवती या फिर तांबा वाली जगह कर दिया गया है। समझे। आगे बढ़ते हैं कि महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर से दक्षिण में रखकर घरों के फर्श के नीचे दफनाया जाता था। महाराष्ट्र में क्या है कि मृतक को उत्तर से दक्षिण ऐसे रखता था और घरों के फर्श के नीचे दबाया जाता था। मतलब घर में ही जमीन पे दफनाया जाता था उन लोगों को। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग कि कैथा के मृत भांडों पर प्राक हड़प्पन और हड़प्पोत्तर संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। कायथा के मृत भांड में कायथा कायथा के निर्माण में। ठीक है। इसको याद रखेंगे कि कायथा के निर्माण में प्राक हड़प्पन और हड़प्पन तथा हड़प्पोत्तर प्रकृति संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है। सभी ताम्रपाषाण समुदाय चाकों पर बने काले और लाल मृदभांडों का प्रयोग करते थे। सभी ताम्रपाषाण समुदाय जो थे ना, वो चाकों पर काले और लाल मृदभांडों का प्रयोग करते थे।
काले और लाल। ठीक है, याद रखेंगे, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। सबसे बड़ी ताम्र निधि मध्य प्रदेश के गंगोरिया से प्राप्त हुई है। सबसे बड़ा ताम्र निधि जो है वो मध्य प्रदेश के गंगेरिया से प्राप्त हुई है। मनुष्य मनुष्य द्वारा क्रमशः तांबा, कांसा, लोहे का प्रयोग किया गया है। कि पूछे जाएगा कि आपका मतलब इसका सीक्वेंस क्या है, तो फिर आपको बताना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहला तांबा आया, फिर फिर कांसा आया, फिर लोहा आया। ठीक है। ताम्रपाषाणिक स्थल नावदा टोली का उत्खनन एच.डी. संकालिया ने कराया था। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ताम्रपाषाणिक का कालीन स्थल जो है, ये स्थल का नाम है नवदा टोली। क्या है? नवदा टोली। इसका उत्खनन जो है एच.डी. संकालिया एच.डी. संकालिया ने किया है। ठीक है। नवदा टोली तो याद रखना है इसको। ठीक है। तो ये जो इतिहास का विभाजन था, ये इसका इतना ही तक दिया हुआ है। बाकी इसके बाद हड़प्पा सभ्यता है, तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं कि ताम्रपाषाण कालीन स्थल नवदा टोली का उत्खनन जो है एच.डी. संकालिया ने किया है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। फिर ये भी तांबा, कांसा और लोहा, पहले तांबा फिर कांसा फिर लोहे धातु का प्रयोग किया गया। फिर सबसे बड़ी ताम्र निधि जो है मध्य प्रदेश के गंगोरिया से प्राप्त हुई है। फिर बोलेंगे कि ताम्रपाषाणी समुदाय जो है चाकू पर काले और लाल मृदभांड का प्रयोग करते थे। फिर कायथा के मृदभांडों पर प्राक हड़प्पन और हड़प्पोत्तर प्रकृति का प्रभाव दिखता है कायथा के मृदभांडों में। महाराष्ट्र में मृतकों को उत्तर दक्षिण में रखकर फर्श के नीचे दफनाया जाता था। फिर आहड़ का प्राचीनतम नाम जो है ये राजस्थान में है, उसको तामवती या तामा वाली जगह कहते थे। जारवे स्थल में सबसे बड़ा स्थल जो है वो तैमाबाद है। फिर मालवा मृदभांड जो है ताम्र पाषाण मृदभांडों में सबसे ज्यादा उत्कृष्ट माना जाता है। कौन सा? मालवा। फिर हम पढ़ेंगे कि ये क्षेत्र कहाँ कहाँ पे क्षेत्र अवस्थित था। तो हम लोग पढ़े थे कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, जिसमें आहड़ और गिलुंद है, और आहड़ को हम लोग तमावती या फिर तामावली जगह के नाम से जानते हैं। फिर पश्चिम मध्य प्रदेश में मालवा, कैथा और एरन आता है। मालवा में उत्कृष्ट मृदभांड पाए गए थे, और कायथा में क्या था? कायथा में जो है उसमें प्राक हड़प्पन और हड़प्पोत्तर, मतलब इसमें हड़प्पा के पहले, हड़प्पा के टाइम और हड़प्पा के बाद का प्रभाव वहाँ का मृदभांडों से पता चलता है कि उसमें संस्कृति का प्रभाव था। ठीक है। फिर हम पढ़ लिए। फिर पश्चिमी महाराष्ट्र में, फिर दक्षिण पूर्व भारत में ये पाया गया था। और सर्वप्रथम तांबा धातु का ही प्रयोग किया गया था औजार बनाने में। उसके बाद हम देखे थे कि ताम्रपाषाण काल को एक और नाम कैल्कोलिथिक कहा जाता है, तो इसको याद रखना है, कैल्कोलिथिक। ठीक है। उसके बाद हम लोग ऐतिहासिक काल की जानकारी तो हम लोग साहित्य, पुरातत्व, विदेशी लेखन से प्राप्त होता है। इसके साथ ही हम लोग पढ़े थे कि आदि ऐतिहासिक काल का जो हम लोग को के बारे में जानना है, तो एक गौरिक कृषि लोहित मृदभांड संस्कृति इसी काल से संबंधित है। ठीक है। गौरिक कृषि लोहित मृदभांड, इसमें हड़प्पा और वैदिक सभ्यता आता है। इसमें क्या है कि लेखन कला का विकास तो हो चुका था, लेकिन लिपि को पढ़ने में अभी सफलता नहीं मिल सकी है। इसका बात ये था। आगे हम लोग यहाँ पे पढ़े थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर टॉपिक इसमें से हर लाइन से क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको तो बोलना ही नहीं है। तो हम लोग अभी पढ़े थे कि अलेक्जेंडरी, A.H. लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम वर्गेस और वॉल्टियर इलियट जो है वो पुरातात्विक उत्खनन के लिए प्रसिद्ध थे, और इन्होंने मुख्य रूप से दक्षिण भारत के इतिहास के क्षेत्र में काम किया था। और हम लोग पढ़ेंगे गर्तवास के साक्ष्य भी बुर्जहोम से प्राप्त हुए थे, साथ ही साथ मानव के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्जहोम में ही प्राप्त हुआ था। फिर मध्य पाषाण कालीन महदाह जो है, वहाँ पे महदाह जो है प्रतापगढ़ यूपी में है अभी का, तो वहाँ पे हड्डी और सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए थे। मध्य पाषाण कालीन था पहली बात, और कहाँ? महदाह। मध्य पाषाण महदाह और सींग और हड्डी से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए थे। और पशुपालन के साक्ष्य हम लोग को आदमगढ़ जो है नर्मदापुरम मध्य प्रदेश तथा बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ है। ठीक है। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ है। मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं।
मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। पशुपालन जो हम लोग का मध्यपाषाण काल में स्टार्ट हुआ था, और फिर नवपाषाण कालीन में बस्तियां जो है वो बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ में है। आग का आविष्कार नवपाषाण काल में, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल, और कृषि का भी नवपाषाण काल में हुआ है। साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप में बोलेगा प्राचीनतम साक्ष्य ऑफ कृषि तो लहुरा देव है, जबकि हम लोग भारत कहेंगे उपमहाद्वीप है ना उसमें। और ऐसे बोला जाएगा कि ऑप्शन में रहेगा उस हिसाब से कि मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद भीमबेटका के जो गुफा चित्र मिले हैं वो पूरा पाषाण कालीन है, पूरा पाषाण कालीन है, मध्य पाषाण कालीन नहीं है। मध्य पाषाण काल का हम लोग मैदाहा में जो मिला है, मैदाहा में जो हम लोग को मिला है हड्डी और सींग के निर्मित उपकरण वो मिले हैं वहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग भूलेंगे नहीं इसको। बाकी इतिहास का विभाजन जो हम लोग देख रहे थे, ऐतिहासिक ऐतिहासिक, इसको पढ़ लिए। बाकी इसके साथ साथ हम लोग ये ताम्रपाषाण काल को भी पढ़ लिए हैं। बाकी अगले टॉपिक में हम लोग हड़प्पा सभ्यता को पढ़ेंगे, और उसके बाद जितने भी टॉपिक आएगा उसको हम लोग सीरीज वाइज में देखते जाएंगे। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।